मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, रोज़ की वर्कशीट सॉल्व कर रहे होंगे, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा वर्कशीट सॉल्व करने में। और अगर नहीं भी आ रहा होगा तो भी करनी तो है ही। तो बढ़ते हैं आगे। आज की आपकी पहली वर्कशीट विज्ञान की है। चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम और टॉपिक है मानव में पाचन। तो मानव की जो पाचन क्रिया होती है बेटा, आज वर्कशीट नहीं पढ़ेंगे, आज आपको सिर्फ समझाएंगे देख देख के। तो मानव की जो पाचन क्रिया होती है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। मुंह में क्या होता है कि मुंह में खाने को तोड़ा जाता है। मुंह के अंदर होती है लार ग्रंथि, जिसमें से लार निकलता है, यानी कि थूक निकलता है। और इसमें होता है लार एमिलेस। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो मंड यानी कि स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। इसकी छोटी सी क्रिया भी मैं आपको समझाता हूँ। रोटी का टुकड़ा एक मुंह में रखो, उसको चबाना शुरू करो, चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ। 5 मिनट के बाद आपको वो रोटी का टुकड़ा मीठा लगने लग जाएगा, क्योंकि रोटी के टुकड़े के अंदर जो स्टार्च था या ब्रेड के टुकड़े के अंदर जो स्टार्च था वो शक्कर में बदल जाता है। यहाँ से मुंह से खाना आपकी आहार नली में जाता है, जिसको कि हम फूड पाइप कहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में ग्रसिका भी कहते हैं। ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, लेकिन कर्माकुंचन होता है। कर्माकुंचन क्या होता है कि खाने को दबा दबा के आगे भेजा जाता है। यहाँ से खाना आता है हमारे आमाशय में। आमाशय एक बैग जैसा होता है जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और पेप्सिन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस दुनिया के सबसे खतरनाक अम्लों में से एक है। तो ये तो हमारे पेट को जला देगा, क्या ज़रूरत है इसकी पेट में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की खास बात क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन को काम करने में मदद करता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना हो तो पेप्सिन, जो कि यहाँ पर प्रोटीन को पचाएगा, वो पचा ही नहीं पाएगा। जैसे खाने में स्वाद लाने का काम नमक का है, वैसे ही यहाँ पे पेप्सिन को काम करने में सहायता करने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक माध्यम तैयार करता है पेप्सिन के लिए, पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को। तो श्लेष्मा क्या करता है? अब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो पेट को जला सकता है, तो पेट को जलने से बचाने के लिए श्लेष्मा एक दीवार बना देता है। वो दीवार पेट को जलने से बचाती है। जैसे मोमोज के बाहर का कवर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही कवर बन जाता है पेट को। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जी आपका क्षुद्रांध्र। तो क्षुद्रांध्र जो होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूरी तरीके से पच जाता है। जो आमाशय से भोजन आता है वो होता है अम्लीय। इस अम्लीय भोजन को पहले क्षारीय करना पड़ता है, और ये काम करती हैं अग्नाशयी एंजाइम। अग्नाशयी एंजाइम जो कार्य होती है यहाँ पे, यकृत से, यकृत जो हमारा होता है उससे पित्तरस निकलता है। पित्तरस इसको क्षारीय बनाता है, जिसको हम बाइल भी कहते हैं। और ये वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को, बड़े बड़े गोलों को छोटे छोटे गोलों में तोड़ता है। उसके बाद पित्त लवण उन छोटी गोलिकाओं को, उन छोटे छोटे गोलों को तोड़ देता है अच्छे से, वसा की गोलों को। और अग्नाशय के जो अग्निशयिक रस हैं वो प्रोटीन को पचाने के लिए छोड़ते हैं ट्रिप्सिन, और वसा को, फैट को तोड़ने के लिए छोड़ते हैं लाइपेस। तो अब यहाँ पे खाने को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। लाइपेस, ट्रिप्सिन सब कुछ तोड़ देते हैं। और खाने के टूटने के बाद क्या बनता है? टूटने के बाद जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। ये सब बदलने के बाद जो क्षुद्रांध्र होती हैं उसकी दीवारों पर दीर्घरोम होते हैं। ये दीर्घरोम खाने को सोखने का काम करते हैं। खाना जितना इन दीर्घरोम के अंदर से निकलता है, खाना के अंदर के पौष्टिक पदार्थ उतने ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उतने ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। और सब कुछ अवशोषित होने के बाद खाना जाता है बहिदांध्र में, मतलब बड़ी आंत में। ठीक है, क्षुद्रांध्र को छोटी आंत और बृहदांध्र को बड़ी आंत में कहते हैं। बड़ी आंत में खाने में से सिर्फ पानी निकलता है, बाकी सब तो पहले ही निचोड़ा जा चुका है। और पानी वानी निकलने के बाद जो खाना बचा वो वेस्ट है, इसको शरीर से निकाल दिया जाता है। अब प्रश्न देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न है कि क्षुद्रांध्र में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखिए और उसका कार्य लिखिए। एक क्या, बहुत सारे लिखवा लेंगे आप। क्षुद्रांध्र में ये लिखा है, प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं, और इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेस होता है। एक को छोड़ो, दोनों ही लिख दो, ये प्रोटीन से लेके और होता है तक। आराम से लिख लीजिए आंसर फटाफट। तो आपने, मुझे लग रहा है आंसर लिख लिया है। पहला आंसर तो पूरा हो गया होगा आपका।
तो अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो कुत्तों के भौंकने पर आप ध्यान मत दीजिए। दूसरा प्रश्न है कि क्रमाकुंचन गति क्या होती है। तो ये बेटा दूसरा आंसर मिलेगा यहाँ पे। क्रमाकुंचन गति मांसपेशियों की लयबंध संकुचन होती है। छोटा सा आंसर है, उसको तो मेरे को लगा मेरे से बात करते करते ही लिख लेंगे आप। तो सोच रहा हूँ कि अगले महीने से यानी कि सितंबर से ऑनलाइन क्लास शुरू करी जाए मैथ्स और साइंस की। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में से कितने लोग क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, तभी उसके हिसाब से शुरू करेंगे। कम से कम 50 लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो ही क्लास शुरू करने का फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो बेटा अम्ल की भूमिका यहाँ से समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। बहुत ही सरल आंसर, तीसरा आंसर है ये आपका। एक एक लाइन के आंसर है, लेकिन वर्कशीट अच्छी थी वाली बहुत। कर लीजिए उसको नोट डाउन। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र की रचना किस प्रकार विशेष है। ये आंसर बिल्कुल यहीं पे कि क्षुद्रांत्र की दीवारों पर उंगली जैसे दीर्घरोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। और दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं। आपके सामने आंसर कर लीजिए नोट डाउन। चलिए मुझे लग रहा है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। जैसे एक आखिरी क्वेश्चन बचा है कि मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाइए। चित्र आपने बना ही लेंगे, ये पिछली वाली स्क्रीन पे मैंने आपको चित्र दिखाया था। बिल्कुल यही वाला चित्र बना लीजिए, आसान चित्र है ये। आपकी किताब में भी चित्र बना है। अगर यहाँ से नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, तो आपकी जो 10वीं की किताब है उस किताब में भी चित्र बना हुआ है, वहाँ से बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो दूसरी वर्कशीट है बेटा वो है मैथ्स की, और आज हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम में से एक है। पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बताती है। पाइथागोरस थ्योरम हमको बताती है कि समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है, ऐसे त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, और उन 3 भुजाओं का एक स्पेशल फार्मूला होता है। उस फार्मूले को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो क्या होता है वो फार्मूला, फटाफट समझ लेते हैं। वो फार्मूला ये कहता है कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का है, तो वो त्रिभुज के अंदर, सपोज़ यही वाला वो त्रिभुज है, तो उस त्रिभुज के अंदर इस वाले हिस्से को कहते हैं हम H, वो हिस्सा जो 90 डिग्री के कोण के सामने होता है। नीचे वाले हिस्से को कहेंगे B, और पीछे वाले हिस्से को कहेंगे P। और जो फार्मूला होता है वो फार्मूला कहता है कि H का स्क्वायर बराबर होगा B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। यही फार्मूला पाइथागोरस का है जो आप 8वीं में पढ़ रहे थे, यही 9वीं में पढ़ेंगे, यही 10वीं में पढ़ेंगे, यही 11वीं में, यही 12वीं में। पाइथागोरस का फार्मूला कभी नहीं बदलेगा। अब इस पाइथागोरस के फार्मूले के आधार पर हमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। वो कहते हैं कि त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन सा समकोण है। अब हम क्या करेंगे, याद रखिए किसी भी त्रिभुज में H सबसे बड़ा होता है, तो बड़ी वाली भुजा का वर्ग बराबर कर देंगे दोनों छोटी वाली भुजाओं के वर्ग के योग के। अब 7 का जो भुजा जो 7 का वर्ग होता है वो होता है 49, और 24 का 576, जमा किया दोनों का 626, फिर 25 का निकाला, 25 का भी 626, यानी कि दोनों का बराबर है। तो ये एक पाइथागोरस वाला त्रिभुज है। देख लीजिए आपके सामने 6.75 में दे रखी है, NCERT की किताब में भी 6.75 में दे रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखी है, वहीं से एक बार देख लीजिए। ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा। हम सीधा आ रहे हैं आपके अभ्यास के प्रश्नों पे। तो आपके अभ्यास के 4 प्रश्न हैं जो हमने सॉल्व कर रखे हैं, उनको देखते हैं। तो पहला था वही कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, बतानी है कि ये समकोण त्रिभुज की हैं या नहीं। तो हमने कहा देखो 8, 6, 8, 10, छोटी वाली दोनों भुजाओं का योग बड़ी वाली के बराबर होना चाहिए, योग का वर्ग। तो 8, 6 का वर्ग हो गया 36, 8 का 64 और 10 का 100। 36 जमा 64 बराबर 100, 100 जमा 100, यानी कि ये राइट एंगल त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और दूसरा था 8, 13, 12, 8 का वर्ग हो गया 64, 13 का हो गया 144, 13 नहीं 12, सॉरी 12 का 144 और 13 का 169, जमा किया तो 208 बराबर 169 है ही नहीं, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है।
दूसरे में एक सीढ़ी उन्होंने टिका रखी है, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर और जहाँ से टिकाई है उसकी दूरी 5 मीटर के में दीवार की ऊंचाई बताओ। तो ये तो h हो गया, ये b हो गया और ये h, ये p हो गया, सॉरी ये p है, ये b है और ये h है। फॉर्मूला लगाया हमने, h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर जमा p का स्क्वायर, h यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर जमा h का स्क्वायर। 100 घटा 25 बराबर h स्क्वायर, तो 100 घटा 25 हो गया 75, h स्क्वायर हो गया √75। √75 कितना होता है 5 √3। आगे है हाइट, लाइट हाउस का एक क्वेश्चन था। लाइट हाउस के ऊपर से लाइट जब गिरी तो वो नाव पे गिरी, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है 180 का स्क्वायर जमा b कितना है 25 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32,400 जमा 625। 32,400 कितना होगा 33025 जमा 625। h हो गया 181.72। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो h हो गया 13 लंबी वाली भुजा बराबर 12 का स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, जमा था यहाँ के घटा हो गया घटा 144। तो ये आ गया 25, 25 बी स्क्वायर है तो √b हो जाएगा √25। √25 का आंसर 5। कर लीजिए आप आंसर नोट डाउन, आपके सामने है। चलिए मुझे लग रहा है आपने नोट डाउन कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं हिंदी की वर्कशीट पे। फिर वही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है आज हमारे पास दोबारा से। तो कविता की पंक्तियाँ आप पढ़िए, मैं सीधा अर्थ से शुरू करता हूँ। तो अर्थ में आज है कि विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं कि विश्वामित्र यह बालक बहुत ही मंदबुद्धि है वाला है। वो लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं कि बहुत मंदबुद्धि वाला है और मूर्ख और उद्दंड है। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं कि विश्वामित्र यह बालक बहुत ही मंदबुद्धि वाला है और मूर्ख और उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसको सत्य का ज्ञान नहीं है, यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है, मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक को उसकी सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसको समझाओ और शांत करो। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हैं। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया। आपने बल और साहस के बारे में, आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने में भी आपका मन ना भरा हो तो अपने क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा ना दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुख से अपशब्द शोभा नहीं देते। शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे स्वयं के मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में समय व्यर्थ नहीं करते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो गद्यांश व उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह से करते हैं। तो बेटा बहुत सिंपल आंसर आपके सामने है। देखिए, विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंदबुद्धि वाला और मूर्ख और उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है, मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर तुम मुझे दोष मत देना। इस तरीके से उन्होंने लक्ष्मण का मजाक उड़ाने की कोशिश करी। कर लीजिए इसको नोट डाउन। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा दूसरा और तीसरा प्रश्न का उत्तर समान है। दूसरे में पूछा है कि लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयाश पर किस प्रकार व्यंग्य किया। और नहीं संतोषतः पुण्य कुछ करहु, जानि रिक रोकी दुख दुसह दुख सुनहु। तो दूसरे का आंसर थोड़ा सा लंबा है, तीसरे का थोड़ा छोटा है, पर एक साथ ही है। तो आंसर यहाँ से शुरू होता है कि परशुराम की बात सुनकर, तीसरा भी और दूसरा आंसर भी यही है और तीसरा भी है। तो परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते नहीं थक रहे हैं। आप कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने से भी आपका मन न भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा ना दें, अभी तो फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुख से अपशब्द शोभा नहीं देते। तो बखान कर ले तक तो आपका तीसरा प्रश्न है, और शोभा नहीं देते तक आपका चौथा प्रश्न, मतलब तीसरा प्रश्न है। ये आपका तीसरा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा।
दूसरा तो लंबा चलेगा। तो देखिए दूसरा तीसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कर लिया होगा आपने नोट डाउन। चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा है कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। भानु का पर्यायवाची होता है बेटा सूर्य और रवि। राकेश का होता है रजनीश और चांद, चांद में बिंदु आएगी। समर का होता है संग्राम रण, और रिपु का होता है दुश्मन और शत्रु। तो बच्चों आपने कर लिया है नोट डाउन। तो आपसे मुलाकात होगी कल फिर दोबारा। तो कल तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।